सेलिब्रिटीज अपने नए फिल्म, एल्बम या टीवी शो प्रमोट करने के लिए इंटरव्यू देते हैं, जिससे फैंस को उनके प्रोजेक्ट्स की जानकारी मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई अंदाजा नहीं लगा पाता कि ये उनका आखिरी इंटरव्यू होगा, इससे पहले कि वे दुखद रूप से दुनिया से चले जाएं। नंबर 10। कैरी फिशर को हमेशा स्टार वॉर्स में प्रिंसेस लिया ऑर्गाना की भूमिका के लिए याद किया जाएगा और कई फिल्म प्रशंसक उनकी परफॉर्मेंस को सबसे सटीक और मनोरंजक मानते हैं। फिशर मशहूर स्क्रीन आइकन डेबी रेनॉल्ड्स की बेटी थी, जिन्होंने फिशर के बहुत छोटी उम्र में ही शादी टूटने के बाद उन्हें अकेले पाला था। 1973 में उन्होंने ब्रॉडवे पर रेनॉल्ड्स के साथ म्यूजिकल आयरिन में अभिनय शुरू किया। 1975 में शैम्पू से ऑन स्क्रीन डेब्यू किया और 2 साल बाद प्रिंसेस लिया के रूप में ब्रेकआउट रोल मिला। ये फिल्म हिट हुई और वो रातों रात मशहूर हो गई। उन्होंने जल्दी ही कई प्रशंसक बनाए और कई स्टार वॉर्स फिल्मों में यही किरदार निभाया। वो द ब्लूज ब्रदर्स, द मैन विद वन रेड शू और व्हेन हैरी मेट सैली जैसी मशहूर फिल्मों में भी दिखी। लेकिन जो शोहरत और दौलत उन्होंने पाई, उसके साथ कुछ परेशानियां भी आईं। दुर्भाग्य से उन्होंने नशे की लत पकड़ ली और बाइपोलर डिसऑर्डर का पता चला, जिसके बारे में उन्होंने बीबीसी चैट शो होस्ट ग्राहम नॉर्टन के साथ अपने आखिरी इंटरव्यू में चर्चा की थी। उन्होंने अपनी पहली किताब पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम द एज 1987 में भी इन मुद्दों का जिक्र किया था। इस उपन्यास पर बनी फिल्म में मेरिल स्ट्रिप मुख्य भूमिका में थीं और अगले 7 सालों में फिशर ने 2 और किताबें प्रकाशित कीं। 1990 में उन्होंने स्क्रिप्ट डॉक्टर के रूप में काम शुरू किया और अपनी आत्मकथा पर आधारित विशफुल ड्रिंकिंग नामक एकल नाटक लिखा, जिसे बाद में ब्रॉडवे पर प्रस्तुत किया गया। नॉर्टन के साथ अंतिम इंटरव्यू 9 दिसंबर 2016 से पहले उन्होंने 2 और किताबें प्रकाशित कीं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें अभिनेता हैरिसन फोर्ड के साथ अफेयर के दशकों बाद अपने कुछ पुराने जर्नल मिले और उन्होंने बताया कि उस समय उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, जबकि हैरिसन फोर्ड 33 साल के थे और शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे। बाद में नॉर्टन से पूछा गया कि उन्होंने अफेयर पर और सवाल क्यों नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि वह फिशर से पूछताछ करने नहीं आए थे और बातचीत सहज रखना चाहते थे। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू के दिन फिशर की तबीयत खराब थी, वे उपस्थिति रद्द करने वाली थी, लेकिन आई और अच्छा इंटरव्यू दिया, बिना जाने कि ये उनका आखिरी इंटरव्यू होगा। नॉर्टन ने बताया कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब फिशर जा रही थी तो उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी और जल्दी ठीक होने के लिए कहा, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें खबर मिली कि फिशर को दिल का दौरा पड़ा था, जिससे उनकी जान चली गई। उन्होंने माना कि फिशर के निधन को स्वीकारने में समय लगा और अगर पता होता कि ये आखिरी इंटरव्यू है तो कुछ और सवाल पूछते। नंबर 9। द नोटोरियस B.I.G., जिन्हें बिग्गी स्मॉल्स भी कहते हैं, एक मशहूर रैपर थे। उनका नाम अक्सर टुपैक शकूर के साथ उनके कभी न सुलझे झगड़े के कारण लिया जाता है। अपना आखिरी इंटरव्यू देते समय स्मॉल्स ने कहा था कि उन्हें उस झगड़े का पछतावा है, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बीच का विवाद बहुत आगे बढ़ गया था। वह उस मीडिया उन्माद से आगे बढ़ना चाहते थे जो इस झगड़े ने पैदा किया था, लेकिन उन्हें कभी वह मौका नहीं मिला। स्मॉल्स का जन्म 1972 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में क्रिस्टोफर जॉर्ज लाटूर वॉलेस के नाम से हुआ और बचपन बेडफोर्ड में गुजारा। सभी के अनुसार वो स्कूल में अच्छा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए अवैध पदार्थ बेचना शुरू कर दिया। खाली समय में वह रैपिंग का अभ्यास करते और बिग्गी स्मॉल्स नाम से डेमो रिकॉर्ड किया। उस समय वह और सीन कॉम्स अपटाउन रिकॉर्ड्स में काम करते थे। 1993 में स्मॉल्स को बैड बॉय एंटरटेनमेंट से पहला रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला। उनका पहला एल्बम 1994 में द नोटोरियस B.I.G. नाम से आया, जिससे उन्हें बेस्ट रैप सोलो परफॉर्मेंस का ग्रैमी नामांकन मिला। इसके बाद उन्होंने माइकल जैक्सन और मैरी जे ब्लाइज जैसे मशहूर नामों के साथ काम किया, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी। आने वाले वर्षों में उन्होंने वेस्ट कोस्ट लेबल्स के साए में दब चुके ईस्ट कोस्ट हिप हॉप रिकॉर्ड लेबल्स को फिर से उभारने में अहम भूमिका निभाई और ज्यादा समय नहीं बीता था कि दोनों ग्रुप्स के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उसी समय स्मॉल्स और शाकूर, जो पहले दोस्त थे, के बीच दुश्मनी शुरू हुई। 24 फरवरी 1997 को
वह एक म्यूजिक वीडियो की रिकॉर्डिंग के बीच में थे जब उन्होंने बेट के रैप सिटी म्यूजिक वीडियो शो के लिए एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि वह 2 साल के विश्राम के बाद लाइफ आफ्टर डेथ नाम का एक डबल एल्बम रिलीज करने वाले हैं और उन्हें उम्मीद है कि यह एल्बम एक कलाकार के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाएगा। उन्होंने अपने अतीत के बारे में बात की और बताया कि पहले उन्हें सिर्फ पैसे कमाने की ही परवाह थी और अब उन्होंने अपने पिछले एल्बम में जिन गुस्से की समस्याओं का सामना किया था उनसे आखिरकार बाहर निकल लिया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब उन्हें पैसे कमाने या सड़कों पर धंधा करने की कोई परवाह नहीं है और वह एक नई शुरुआत की ओर देख रहे हैं। फिर उनसे शाकूर से उनकी प्रतिद्वंदिता के बारे में पूछा गया, जिनकी 1996 में चलती गाड़ी से किए गए हमले में मौत हुई थी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों के बीच की प्रतिद्वंदिता जल्द ही खत्म हो जाएगी। 9 मार्च को लॉस एंजलिस में पार्टी से निकलते समय इंटरव्यू के 13 दिन बाद स्मॉल्स पर ड्राइव बाय हमला हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। आज तक इस हमले के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या लोग अज्ञात है। हालांकि ऐसा सुझाव दिया गया है कि यह हमला शाकूर पर हुए हमले के बदले में किया गया था। कहा जाता है कि स्मॉल्स की हत्या बोडेल फॉसे ने की थी, जो गैंग का सदस्य था और 2003 में मारा गया, लेकिन यह मामला कभी सुलझा नहीं, इसलिए सब अटकलें ही हैं। नंबर 8। कुछ संगीतकार एक आकर्षक गाने की वजह से अचानक मशहूर हो जाते हैं, जो थोड़े समय के लिए लोकप्रिय रहता है, जबकि वेल्स की गायिका बॉनी टाइलर जैसी अन्य हस्तियां अपने पहले हिट गाने के दशकों बाद भी इंडस्ट्री की आइकॉन बनी रहती हैं। टाइलर, असली नाम गेनर हॉपकिंस, का जन्म 1951 में वेल्स के स्वांसी के स्क्यूएन गांव में हुआ। अपनी किशोरावस्था में ही वह टीना टर्नर और जेनिस जॉपलिन जैसी दमदार महिला गायिकाओं से प्रभावित हुई और उन्होंने एक गायिका के रूप में करियर बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। वह साउथ वेल्स के पबों में परफॉर्म करती थीं और बाद में इमेजिनेशन बैंड बनाया। एक शो में उन्होंने टैलेंट स्काउट रोजर बेल को प्रभावित किया और RCA रिकॉर्ड से रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला। लॉस्ट इन फ्रांस ट्रैक उनके मैनेजर्स ने लिखा था और ये उनका पहला बड़ा हिट बना। 1977 में उन्होंने पहला फुल लेंथ एल्बम द वर्ल्ड स्टार्ट्स टुनाइट रिलीज किया। उन्होंने टूर करना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही महसूस किया कि लंबे समय तक सफर और लगातार टूरिंग ने उनकी सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया था। गलत गाने के कारण उनके गले में वोकल नोड्यूल्स बने और उन्होंने इन्हें हटवाने के लिए सर्जरी कराई। सर्जरी के बाद 6 हफ्ते तक चुप रहने को कहा गया था, पर एक झुंझलाहट में जोर से चिल्ला देने से उनकी आवाज हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन के बाद से उनकी आवाज में एक खराश आ गई, जिसके लिए वो मशहूर हो गई और यह पहली बार उनके अगले एल्बम हेवन में सामने आई, जो उसी साल रिलीज हुआ था। उनका अगला सिंगल इट्स अ हार्ट ब्रेक वैश्विक हिट बना और इसका एल्बम अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा बिका। इसके बाद उन्हें लगा उनकी संगीत शैली ठहर गई है, इसलिए उन्होंने निर्माता जिम स्टाइनमैन के साथ काम करने का फैसला किया। उनका अगला एल्बम फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट यूके में नंबर 1 पर आया और वह सुपरस्टार बन गई। इसके बाद जो आया वो शायद उनका सबसे प्रतिष्ठित एल्बम था, जिसका नाम था टोटल एक्लिप्स ऑफ द हार्ट। उन्होंने करियर में लगातार टाइटल ट्रैक गाया और आखिरी इंटरव्यू में कहा कि इससे कभी नहीं थकी। वो आगे चलकर फिल्म साउंड ट्रैक, वीडियो गेम्स और टीवी शोज में टीना टर्नर जैसी कलाकारों के साथ परफॉर्म करती रहीं और टीना टर्नर के कुछ बाद के गीतों को कवर कर सफल रहीं। फरवरी 2026 में टाइलर ने यूके के ITV की लोरेन कैली के साथ एक इंटरव्यू में भाग लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी अपना काम बहुत पसंद है और वह यूके में अपना नया टूर शुरू करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने कहा कि टूर खत्म होने पर वो शायद थोड़ी रफ्तार कम कर देंगी और दोहराया कि उनकी जिंदगी शानदार रही है, जिसे वो बदलना नहीं चाहेंगी। 2 महीने बाद उनकी आंत में छेद पता चलने पर अस्पताल ले जाना पड़ा। आपातकालीन सर्जरी के बाद उन्हें कृत्रिम कोमा में रखा गया, जिससे वो 15 जून को जागी। लेकिन उन्हें संक्रमण हो गया था और 8 जुलाई को 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, जिससे कई प्रशंसक अविश्वास में रह गए। नंबर 7। हीथ लेजर को कई लोग अपनी पीढ़ी के सबसे महान अभिनेताओं में से एक मानते हैं, पर बहुतों को नहीं पता कि उनके अभिनय ने उनकी सेहत पर गहरा असर डाला। फिर भी
अपने आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह पल में जीते हैं और अपने पेशे से अब भी प्यार करते हैं। लेजर का जन्म 1979 में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उन्होंने जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान अभिनय से प्यार हो गया और 17 साल की उम्र में वह सिडनी चले गए, जहां उन्होंने एक गंभीर अभिनेता बनने की दिशा में काम करना शुरू किया। उन्हें पहला रोल सोप ओपेरा होम एंड अवे में मिला। फिर उन्होंने टू हैंड्स जैसी फिल्मों में छोटे रोल किए। 1999 में उन्होंने हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू से डेब्यू किया और लगभग रातों रात उनके लाखों प्रशंसक हो गए। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें एक ही तरह के किरदारों तक सीमित हो जाने की चिंता थी, इसलिए उन्होंने ऐसी फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया जिनमें वे अलग अलग तरह के किरदार निभा सकें। उन्हें मेल गिब्सन की द पैट्रियट में एक अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध सैनिक के रूप में और लॉर्ड्स ऑफ डॉकटाउन में एक स्केटबोर्डर के रूप में कास्ट किया गया। 2006 की फिल्म कैंडी में उन्हें नशीले पदार्थों के आदि व्यक्ति की भूमिका मिली और ब्रोकबैक माउंटेन के बाद गोल्डन ग्लोब व सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के ऑस्कर के लिए नामांकन मिला। इसके बाद कई प्रशंसकों ने हीथ लेजर के इस प्रदर्शन को सबसे प्रतिष्ठित माना। उन्हें 2008 की बैटमैन फिल्म द डार्क नाइट में जोकर बनने का मौका मिला, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत प्रभावित हुई। अपने सितंबर 2007 के अंतिम इंटरव्यू में चक क्रैट्स चक द मूवी गाय के साथ उन्होंने अपनी अगली फिल्म पर चर्चा की थी। आई एम नॉट देयर, जो बॉब डिलन की बायोपिक है, में उन्होंने रॉबी क्लार्क नाम के डिलन के अह से प्रेरित काल्पनिक किरदार का रोल किया। उन्होंने बताया कि यह भूमिका पहले किसी और अभिनेता को ऑफर की गई थी, लेकिन उसके हटने के बाद लेजर ने पूछा कि क्या वह उसकी जगह ले सकते हैं, क्योंकि वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने डिलन के जीवन और व्यक्तित्व के रहस्य पर बात की और बताया कि बायोपिक डिलन को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखी गई, न कि केवल उनके जीवन के नकारात्मक पक्षों पर फोकस करने के लिए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह उनका अंतिम इंटरव्यू और आई एम नॉट देयर उनका आखिरी प्रोजेक्ट होगा उनके दुखद निधन से पहले। 22 जनवरी 2008 को उनकी हाउसकीपर और एक महिला मसाज थेरेपिस्ट ने लेजर को न्यूयॉर्क में बिस्तर पर बेहोश पाया। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन पैरामेडिक्स के 20 मिनट बाद पहुंचने तक उनकी मृत्यु हो गई। यह तय हुआ कि यह दुर्घटना थी, क्योंकि उन्होंने अनजाने में अनिद्रा, चिंता और श्वसन संक्रमण की दवाओं की अधिक मात्रा ले ली थी। उनकी मृत्यु की खबर से उद्योग में हलचल मच गई। कई अभिनेताओं ने कहा कि इससे वे अपनी जीवन शैली सुधारने को प्रेरित हुए। लेजर का नाम अक्सर जेम्स डीन जैसे दुखद अभिनेताओं के साथ लिया जाता है और उनकी विरासत पीढ़ियों तक रहेगी। नंबर 6, मशहूर अभिनेत्री ब्रिटनी मर्फी के निधन के बाद उनकी बीमारी और इलाज की असामान्य परिस्थितियों को लेकर कई सवाल अनुत्तरित रह गए। उन्हें पहली बार अभिनेत्री के रूप में सफलता 14 साल की उम्र में सिटकॉम ड्रेक्सल्स क्लास में नियमित भूमिका से मिली। उनके करियर में बड़ा मोड़ तब आया जब वे फिल्म क्लूलेस में एलिसिया सिल्वरस्टोन के साथ कास्ट हुए। इसके बाद उन्हें बड़ी भूमिकाएं मिलने लगी। मर्फी का जन्म 1977 में अटलांटा, जॉर्जिया में हुआ। उनके पिता संगठित अपराध सिंडिकेट्स में थे और अक्सर जेल में रहते थे। उन्होंने और उनकी मां ने पिछला जीवन छोड़ एडिसन, न्यू जर्सी में बसने का फैसला किया जब वह 2 साल की थीं। यहां उन्हें मंच पर प्रस्तुति देने का शौक हुआ और जब उनकी मां को एहसास हुआ कि उनमें प्रतिभा है, तो उन्होंने उन्हें वॉन फाउलर के स्कूल ऑफ डांस में दाखिला दिला दिया, जो कोलोनिया में स्थित था। उन्हें अभिनेत्री के रूप में करियर बनाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण मिला और 12 साल की उम्र में उन्हें कई विज्ञापनों में काम करने का मौका मिला। वह सिटकॉम के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त लगती थी और उन्होंने मर्फी ब्राउन के साथ साथ बॉय मीट्स वर्ल्ड में भी अभिनय किया, जो दोनों ही अपने समय के बेहद लोकप्रिय शो थे। इसके बाद वे मां के साथ लॉस एंजलिस गए और ड्रेक्सल्स क्लास में काम मिला। 1995 में क्लूलेस से उन्हें ब्रेक मिला और वे मशहूर फिल्म स्टार बनने का सपना पूरा कर पाई। इसके बाद कई हिट फिल्में आईं, जैसे गर्ल इंटरप्टेड और 8 माइल। उन्होंने किंग ऑफ द हिल और हैप्पी फीट में आवाज़ दी, लेकिन जब वह डेड गर्ल में दिखीं तो फैंस ने देखा कि वह भावनात्मक रूप से संघर्ष कर रही थी और करियर के लिए उनका जुनून कम हो गया था। वह कुछ और फिल्मों में दिखी, लेकिन 2009 में
द कॉलर के सेट से निकाले जाने के बाद उनकी जिंदगी पटरी पर नहीं रही, जबकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से इनकार किया था। उनके पति साइमन मोंज़ेक की सेहत खराब थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिससे उन पर दबाव बढ़ गया। बाद में पता चला कि उन्हें शूटिंग के दौरान खराब व्यवहार और सेट पर बार बार अनुपस्थित रहने के कारण निकाला गया। उनका आखिरी इंटरव्यू उस समय हुआ था जब वो फिल्म अक्रॉस द हॉल के प्रीमियर में शामिल हो रही थी। उन्होंने फिल्म में अपने किरदार के बारे में बात की और इंटरव्यू लेने वाले की तारीफ की, यहाँ तक कि मजाक में पूछा कि क्या वो अगली जिंदगी में उनके जैसे बाल रख सकती हैं। 20 दिसंबर को लॉस एंजलिस स्थित अपने घर में मर्फी और मोंज़ेक थे जब मर्फी को सांस लेने में परेशानी हुई। वह ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर गई और अपनी मां से कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रही है और उन्हें लग रहा है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, जैसे वो मरने वाली है। वह और मोंज़ेक दोनों स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और कई लोगों के अनुसार उन्होंने देर से मेडिकल मदद ली। उसी दिन वो घर में बेहोश होकर गिरी। मां ने एम्बुलेंस बुला ली। उन्हें एक मेडिकल सेंटर ले जाया गया जहां उनका इलाज किया गया, लेकिन अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह निर्धारित किया गया कि वह डबल निमोनिया से पीड़ित थी, जिसका इलाज नहीं हुआ था, और यह अनुमान लगाया गया है कि घर के अंदर मौजूद फफूंदी एक योगदान कारक थी। नंबर 5। जब कोई सेलिब्रिटी अचानक गुजरता है तो यह झटका होता है, लेकिन अभिनेता जेम्स वैन डेर बीक के मामले में ऐसा नहीं था। उन्हें अपनी मृत्यु से पहले ही कोलन कैंसर का पता चल गया था। 1977 में चेशायर, कनेक्टिकट में जन्मे उन्हें मिडिल स्कूल में जोसेफ एंड द अमेजिंग टेक्निकलर ड्रीम कोट नाटक में कास्ट होने पर अभिनय का शौक हुआ। 15 साल की उम्र में वे न्यूयॉर्क गए और फाइंडिंग द सन नाटक में कास्ट हुए। उन्होंने चेशायर एकेडमी में पढ़ाई की और 1995 में उन्होंने एंगस नामक एक कमिंग ऑफ एज कॉमेडी फिल्म से अपना फिल्मी डेब्यू किया। इसके बाद वे ड्रू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर ऑल मेल अ कैपेला ग्रुप में जुड़े, लेकिन डॉसन्स क्रीक टीवी शो में कास्ट होने पर पढ़ाई छोड़ दी, जिससे वैन डर बीक मशहूर हो गए। ये शो जबरदस्त हिट रहा और 6 सीजन तक चला। इसके बाद वे वर्सिटी ब्लूज में नजर आए, जिसे भी काफ़ी अच्छी रेटिंग्स मिली। इसके लिए उन्हें MTV मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस मिला और बाद में स्केरी मूवी, जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक, टेक्सास रेंजर्स, अमेरिकन साइको जैसी कई फिल्मों में काम मिला। इसके बाद हॉरर फिल्म द प्लेग आई और वे अगली बेटी, हाउ आई मेट योर मदर, क्रिमिनल माइंड्स जैसे टीवी शोज में भी दिखे। उन्हें वैम्पिरिना और स्टूडियो गिबली की कैसल इन द स्काई के इंग्लिश डब वर्जन में वॉइस एक्टर की भूमिकाएं मिलीं। 2009 में वो डांसिंग विद द स्टार्स में नजर आए, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टनर एमा स्लेटर के साथ सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफलता पाई। 2023 के अंत तक जेम्स वैन डर बीक को कैंसर का पता चला था, लेकिन उन्होंने इस बात को अगले साल नवंबर तक गुप्त रखने का फैसला किया। इस दुखद खबर का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए कदम उठा रहे हैं और बाद में यह भी सामने आया कि उन्होंने पारंपरिक दवाओं और समग्र चिकित्सा दोनों का इस्तेमाल किया था। इससे उनके वित्त पर असर पड़ा और 2025 में इलाज के खर्च के लिए उन्होंने डॉसनस क्रीक और वार्सिटी ब्लूज की चीज़ों की नीलामी शुरू की। अपना आखिरी इंटरव्यू जो उस साल दिसंबर में हुआ था, उसमें उन्होंने अपनी बीमारी से लड़ाई के बारे में बात की और कहा कि वे अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बीमारी का सामना करते हुए यह महसूस किया कि वे कितने मजबूत हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह बीमारी उनके जीवन में घटी सबसे अच्छी चीज़ों में से एक थी, क्योंकि इसने उन्हें अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं को बदलने के लिए मजबूर किया जिन्हें वे शायद कभी नहीं बदलते। उन्होंने अपने खान पान में बदलाव किए और यह भी जोड़ा कि वे अब पल में जीने लगे हैं। वैन डेर बीक ने अपनी पत्नी को समर्थन के लिए सराहा और कहा कि वे आज जिंदा है तो उसका श्रेय भी पत्नी को ही जाता है। 11 फरवरी 2026 को वे इस बीमारी से अपनी जंग हार गए और 48 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके परिवार ने इसके बाद एक गो फंड मी अभियान शुरू किया है, जिससे उनके परिवार के समर्थन में लगभग $3 मिलियन जुटाए गए हैं। नंबर 4। लीसा लेफ्ट आई लोपेस फिलाडेल्फिया की मूल निवासी TLC ग्रुप में शामिल होकर प्रसिद्ध गायिका बनी और मुख्य रचनात्मक शक्ति रहीं। उन्होंने कई गाने लिखे, कुछ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए और म्यूजिक वीडियो डिज़ाइन में भी बड़ी भूमिका निभाई। उन्हें लेफ्ट आई उपनाम उनके दोस्त माइकल बिविंस ने
उनकी बाईं तिरछी आंख आकर्षक लगने पर दिया। ग्रुप का पहला एल्बम 6 मिलियन कॉपियां बिका और वे रातों रात R&B स्टार बन गए। सफलता के बाद लोपेज ने आंद्रे रायसन को डेट करना शुरू किया, जो तब अटलांटा फाल्कन्स के लिए फुटबॉल खेलते थे। ये रिश्ता जल्दी ही बिगड़ गया और सितंबर 1993 में रायसन के घर रहते हुए उन्होंने उन पर हमले का आरोप लगाया। लोपेज शराब की लत से जूझ रही थी और 9 जून 1994 को उन्होंने उनके कई महंगे जूते बाथ टब में फेंक दिए और फिर उन पर आग लगा दी। ये सब उनके बीच हुए झगड़े के बदले में किया गया था। नतीजतन बाथ टब में आग लगी और फिर पूरे घर में फैल गई। उन्हें यह पता नहीं था कि नया बाथ टब, जो एक संगमरमर के टब की जगह लगाया गया था, जिसे उन्होंने तब भी जला दिया था जब उन्होंने उन्हें दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया था, फाइबर ग्लास का बना है और इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसमें आग लग जाएगी। लोपेज पर जल्द ही आगजनी का आरोप लगा और उन्हें 10,000 का जुर्माना भरना पड़ा। साथ ही 5 साल की प्रोबेशन भी भुगतनी पड़ी। फिर भी वो और रायसन डेटिंग करते रहे। हालांकि उनका रिश्ता अगले कई सालों तक अस्थिर ही रहा। TLC का दूसरा एल्बम लोपेज की कम भागीदारी के साथ बना क्योंकि वे उस समय पुनर्वास केंद्र में थीं। उनका तीसरा एल्बम दुनिया भर में 1.4 करोड़ से ज्यादा बिका, लेकिन यह TLC में लोपेज की आखिरी भागीदारी थी क्योंकि वो गायिका के तौर पर खुद को असंतुष्ट महसूस करने लगी थी। अब वो ग्रुप के गानों में प्रमुख रूप से शामिल नहीं होती थी और कुछ मामलों में तो उन्होंने अपनी आवाज भी नहीं दी थी। लोपेज और अन्य सदस्यों में विवाद हुआ। फिर उन्होंने लेफ्ट आई प्रोडक्शंस बनाई, जो नई प्रतिभा खोजती थी। उन्होंने अपना उपनाम बदलकर NIN नीना या नीना रखा, जिसका अर्थ था न्यू आइडेंटिटी नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद उन्होंने कई प्रमुख कलाकारों के गानों में फीचर किया, जैसे मेलानी सी, डोनाल्ड जोन्स, NSYNC, टोनी ब्रैक्सटन और कीथ स्वेट आदि। उन्होंने सुपरनोवा नाम से एक सोलो एल्बम रिलीज किया, जिसमें उनके पिता के बारे में, रायसन के साथ उनके रिश्ते के बारे में और टुपैक शकूर के साथ एक अनसुना डुएट था। 2002 में वे दूसरा स्टूडियो एल्बम रिलीज करना चाहते थे, लेकिन मृत्यु से पहले यह संभव नहीं हो सका। अपने अंतिम टेलीविजन इंटरव्यू में लोपेज ने समझाया कि जब वो TLC के साथ काम करेंगी तो उन्हें लेफ्ट आई के नाम से जाना जाएगा, लेकिन उनके बाकी सभी कामों का श्रेय नीना को दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह जिस नए रिकॉर्ड लेबल के साथ जुड़ी है, वहां एक शांतिपूर्ण माहौल लाने की उम्मीद करती हैं। 2002 में वह अपने भाई, बहन और प्रोड्यूसर्स के साथ होंडुरास के उपचार वाले गांव गई थी। वह होंडुरास और उसकी संस्कृति पर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 25 अप्रैल 2002 को लोपेज और उनके मेहमान किराए की कार चला रहे थे। तभी लोपेज ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। कार कई बार पलटी, जिससे उनके कई यात्री बाहर गिर गए और क्योंकि वह सीट बेल्ट नहीं पहने थी, उन्होंने तुरंत अपनी जान गंवा दी। इस दुर्घटना में सिर्फ लोपेज हताहत हुई और इसकी फुटेज डॉक्यूमेंट्री लास्ट डेज ऑफ लेफ्ट आई में दिखी थी। नंबर 3, अगर कोई कहे हर सैंडविच का आनंद लो तो यह मजाकिया लगे, लेकिन रॉक सिंगर वॉरेन ज़ीवन के आखिरी इंटरव्यू में जब उन्होंने ये बात कही, तब यह मजाक नहीं लग रहा था। अपने आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने कैंसर के पता चलने के बाद जीने के लिए बचे सीमित समय के बारे में बात की थी। हाई स्कूल में जीवन और उनके दोस्त वॉयलेट ने फोक रॉक बैंड लाइम एंड सिबिल बनाया। उनका पहला सिंगल फॉलो मी बिलबोर्ड पॉप चार्ट्स पर 65वें नंबर तक पहुंचा, लेकिन बॉब डिलन के इफ यू गॉटा गो गो नाउ के उनके कवर से खास असर न होने पर जीवन ने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने सेशन म्यूजिशियन और जिंगल राइटर के रूप में काम किया। उन्होंने 1970 में पहला सोलो एल्बम वांटेड डेड और अलाइव रिलीज किया, लेकिन बिक्री उम्मीद से कम रही। वह सेशन वर्क में लौटे और एवरली ब्रदर्स के साथ कीबोर्ड पर टूर करने लगे। 1975 में करियर में प्रगति न होने से निराश होकर वह स्पेन चले गए। वहां उन्होंने एक छोटे बार में प्रस्तुति दी, लेकिन अगले साल लॉस एंजलिस लौटकर फ्लीटवुड मैक के सदस्यों के साथ रहने लगे। वे जीवन के किसी बड़े रिकॉर्ड लेबल के साथ उनकी पहली रिलीज में योगदान देंगे, साथ ही ईगल्स के सदस्य लिंडा रॉनस्टैड और बॉनी राइट भी। 1976 में उन्होंने एल्बम
वॉरेन जीवन जारी किया, जिसे कई लोग उनका श्रेष्ठ मानते हैं। गीतों में उनकी लत से जूझने की कहानी, मैरिलिन लिविंगस्टन के साथ उनका रिश्ता और लॉस एंजलिस में रहने के अप्रिय पहलुओं को दर्शाया गया था। एक्साइटेबल बॉय जीवन का 1978 का सबसे सफल एल्बम था, जिसमें वेक अप लिटिल सूजी गाना था, जिसे बाद में एवरली ब्रदर्स ने भी गाया। अगले एल्बम की असफलता के बाद जीवन फिर से शराब और गैर कानूनी नशीले पदार्थों का दुरुपयोग करने लगे और कई सालों तक नया संगीत नहीं बनाया। रिहैब के बाद उन्होंने लत पर काबू पाकर 1987 में सेंटिमेंटल हाइजीन एल्बम जारी किया। जीवन ने कई बार कहा कि उन्हें डॉक्टरों से डर लगता था, इसलिए उन्हें डॉक्टरों से सलाह लेना पसंद नहीं था। 2002 में एडमंटन फोक म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होते समय उन्होंने चक्कर और खांसी की शिकायत की। आखिरकार उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया और उन्हें कैंसर का पता चला, जिससे उनकी बीमारी फिर से लौट आई। ऐसा माना जाता है कि उन्हें कैंसर शायद बचपन में अपने पिता की कालीन की दुकान की अटारी में खेलते समय हुए एस्बेस्टस के संपर्क की वजह से हुआ था, जब वे अपने पिता की कालीन की दुकान के अटारी में खेलते थे जिसमें एस्बेस्टस था। इलाज के बजाय उन्होंने अपना आखिरी एल्बम द विंड रिकॉर्ड करना शुरू किया, जिसमें ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, जो वॉल्स, टॉम पेटी और डॉन हेनली जैसे मशहूर कलाकार थे। 30 अक्टूबर 2002 को जीवन ने द लेट शो विद डेविड लेटरमैन में अपनी आखिरी इंटरव्यू दी। उन्होंने कई गाने गाए और माना कि उन्हें ज़्यादा बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, साथ ही सलाह दी कि हर सैंडविच का आनंद लो। 7 सितंबर 2003 को बीमारी के चलते वे दुनिया से चले गए। लेखक स्टीफन किंग, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें उस शैली का लेजेंड माना। नंबर 2। 2017 के अपने आखिरी इंटरव्यू में मशहूर संगीतकार टॉम पेटी ने कहा कि वे रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि टूरिंग और संगीत लिखना उन्हें जवान रखता है। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिससे उनके प्रशंसक हैरान रह गए। अपने बचपन के दौरान पेटी को अपने पिता के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल होती थी, क्योंकि उनके पिता यह स्वीकार नहीं कर पाते थे कि वो शांत स्वभाव के हैं और कला में रुचि रखते हैं। इस वजह से उनके पिता उन्हें बेवजह डांटते थे और कभी कभी उन पर हाथ भी उठा देते थे। 1974 में उन्होंने जेन बेनियो से शादी की और इस जोड़े के 2 बच्चे हुए। 2 साल बाद उन्होंने माइक कैम्बल और बेनमॉन्ट टेंच के साथ द एपिक्स बैंड बनाया, लेकिन वे खास सफल नहीं हुए। इसके बाद पेटी ने एकल करियर शुरू करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने और उनके पूर्व बैंड साथियों ने मिलकर द हार्ट ब्रेकर्स बैंड बना लिया। डेब्यू एल्बम के बाद उन्होंने यूके का दौरा किया, लेकिन उनका दूसरा एल्बम यू आर गोना गेट इट ज्यादा सफल रहा और टॉप 40 में आया। उनका तीसरा एल्बम करीब 2 मिलियन बिका। चौथा एल्बम हार्ड प्रॉमिसेस भी फैंस को पसंद आया और प्लेटिनम हुआ। उन्होंने 3 और एल्बम लॉन्ग आफ्टर डार्क, सदर्न एक्सेंट्स और लेट मी अप रिलीज किए, जो सभी सफल रहे। इसके बाद पेटी द ट्रैवलिंग विल्बरीज के सदस्य बने, जिसमें बॉब डिलन, रॉय ऑर्बिसन, जेफ लिन और जॉर्ज हैरिसन भी थे। उनके कई गाने तुरंत हिट हुए और आज भी दुनिया भर के रेडियो पर बजते हैं। उनका पहला सोलो एल्बम 1989 में रिलीज हुआ था, जिसमें ट्रैवलिंग विल्बरीज के कई सदस्यों और अन्य कलाकारों जैसे रिंगो स्टार और जेफ लिन का योगदान था। कई एल्बमों की एक श्रृंखला के बाद पेटी ने अभिनय की ओर रुख किया और उन्होंने कॉमेडी ड्रामा एफएम में अपना डेब्यू किया। वो मेड इन हेवन, इट्स गैरी शैंडलिंग्स शो और द लैरी सैंडर्स शो में भी दिखे। 1997 में वह द पोस्टमैन में नजर आए और 2002 में उन्होंने द सिम्पसन्स के एक एपिसोड में भी काम किया। साथ ही एनिमेटेड शो किंग ऑफ द हिल में भी उन्हें आवर्ती भूमिका मिली। तलाक के बाद वह अवैध नशे की लत के शिकार हो गए, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड दाना यॉर्क की मदद से वह इससे उबर पाए। इस जोड़े ने 2001 में शादी की और इसके बाद उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन शुरू किया, जो उन्हें बहुत फायदेमंद लगा। सितंबर 2017 में अपने आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने म्यूजिक रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू करने की उत्सुकता जताई। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बहुत से लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कि वह कम से कम कुछ समय के लिए इतनी मेहनत करना बंद कर दे, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि जब वह किसी प्रोजेक्ट पर सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होते थे तो उन्हें खुद को अलग थलग महसूस होता था, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में एक मकसद चाहिए था। उन्होंने माना
कि अगर हार्ट ब्रेकर्स बैंड के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ती या निधन होता है तो वे शायद छोड़ देंगे। उसी साल 1 अक्टूबर को यॉर्क ने पैटी को घर पर बेहोश और बिना प्रतिक्रिया के पाया। उन्हें तुरंत UCLA मेडिकल सेंटर सैंता मोनिका ले जाया गया। उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया और अगले दिन उनका निधन हो गया। ये पता चला कि उन्होंने गलती से अपनी निर्धारित दवा की अधिक मात्रा ले ली थी और वो एक सर्जरी कराने में लापरवाही बरती थी क्योंकि वो दौरों में बहुत व्यस्त थे। नंबर 1। प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटककार डेनिस पॉटर का जन्म 1935 में फॉरेस्ट ऑफ डीन, ग्लॉस्टर में हुआ था। वह कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों के परिवार में पले बढ़े। 10 साल की उम्र में उन्होंने एक भयावह अनुभव झेला जिसे बाद में कई रचनाओं में जिक्र किया। उन्होंने डेली हेराल्ड में लेखक के रूप में करियर शुरू किया। फिर 1960 में पहली किताब द ग्लिटरिंग कॉफिन प्रकाशित की। इसमें इंग्लैंड में बदलावों पर उनके विचार और उनकी दूसरी किताब द चेंजिंग फॉरेस्ट, लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ डीन टुडे ने ब्रिटिश जनता पर मीडिया के प्रभाव पर ध्यान दिया। बाद में वे स्केच शो दैट वॉज द वीक दैट वॉज में दिखे। 1964 में वे हर्टफोर्डशायर ईस्ट में लेबर पार्टी के उम्मीदवार बने और डेरेक वॉकर स्मिथ से मुकाबला किया। राजनीतिक प्रक्रिया नापसंद होने के कारण उन्होंने खुद को वोट नहीं दिया और सफल नहीं हो सके। इसके बजाय उन्होंने टेलीविजन नाटककार बनने पर ध्यान दिया और 26 की उम्र में उन्हें सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी का निदान हुआ जिससे उनके जोड़ों में गठिया विकसित हो गया। उन्हें सोराइसिस का भी निदान हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया। 1965 में उन्होंने द कॉन्फिडेंस कोर्स से टीवी नाटककार के रूप में शुरुआत की, जिसमें डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट का उल्लेख होने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी मिली। उनकी अगली रचना एलिस, लुइस कैरोल और एलिस लिडेल के संबंधों का वर्णन करती है, जो एलिस इन वंडरलैंड की प्रेरणा थी। कुछ आलोचना हुई कि इसे जरूरत से ज्यादा सनसनीखेज दिखाया गया, खासकर कैरोल के परिवार द्वारा। इसके बाद उन्होंने स्टैंड अप नाइजल बार्टन और वोट फॉर नाइजल बार्टन जैसी सराही गई रचनाएं लिखीं। 1981 में पॉटर को ऑस्कर में पैडीज फ्रॉम हेवन के लिए बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीनप्ले नामांकन मिला, जो उनकी पहली फिल्म की पटकथा थी। उन्होंने ब्रिमस्टोन एंड ट्रिकल की पटकथा लिखी, जिसमें गायक स्टिंग के होने से ये अमेरिका में चर्चा में रही। फिल्म कोई खास छाप नहीं छोड़ सकी, लेकिन गॉर्की पार्क की पटकथा के लिए पॉटर को मिस्ट्री राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका का एडगर अवार्ड मिला। 1985 में उन्होंने टेंडर इज द नाइट के लिए पटकथा लिखी और 1986 की द सिंगिंग डिटेक्टिव में अपनी सोराइसिस से प्रेरणा ली। टीवी सीरियल ब्लैक आइज दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रहा और आलोचना का भी शिकार हुआ, जिसके बाद पॉटर ने कुछ समय के लिए टेलीविजन से दूरी बनाने का फैसला किया। उन्होंने पटकथाएं और फिल्म स्क्रिप्ट लिखना जारी रखा, लेकिन उनके प्रोजेक्ट्स लोगों को प्रभावित नहीं कर पाए, जिससे भविष्य के काम के लिए समर्थन जुटाना मुश्किल हो गया। आखिरी फिल्म जिसमें उन्होंने योगदान दिया वो 1994 की फिल्म मिडनाइट मूवी थी, जिसमें पॉटर ने अपनी खुद की 5 लाख पाउंड की रकम लगाई थी, लेकिन यह फिल्म उनकी मृत्यु के बाद ही रिलीज हो सकी। पॉटर ने मार्च 1994 में अपना आखिरी इंटरव्यू दिया था, लीवर और पैनक्रियाटिक कैंसर का पता चलने के बाद। उन्होंने बताया कि अपनी बीमारी का पता चलने के बाद से वे पूरी तरह से वर्तमान में जी रहे हैं और उन्होंने कहा कि वे अपनी आखिरी 2 परियोजनाएं कोल्ड लेजरस और कराओके पूरी करना चाहते हैं, जिसे वे उसी साल 7 जून को अपनी मृत्यु से पहले पूरा करने में सफल रहे। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रह सके। लेकिन मेरा नाम ताई नॉट्स है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।